गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप सबका एग्ज़ाम 15 फ़ैब 2026 को होगा, महाशिवरात्रि वाले दिन। ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया है, आपके पास सिर्फ 4 से 5 दिन ही अभी बचे हैं। तो प्लीज़ जी जान लगा दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। मैंने अपनी शॉर्ट्स भी बताया था कि प्लीज़ लास्ट टाइम पे कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करो। ठीक है। कुछ नया ट्राई मत करो कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं इस चैनल पे भी चला जाऊँ, मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लूँ, मैं ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लूँ, मैं करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लूँ। नहीं, लास्ट टाइम पे टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में आया है वही फिनिश कीजिए। ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। देखिए, आज मैं आप सबके लिए एक्सपेक्टेड पेपर लेके आऊँ, कंप्लीटली फुली सोल्ड, जैसा एग्जाम में आएगा। इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज फुल्ली सोल्ड, आप इससे देख सकते हैं एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर आएगा आप। ठीक है। मैंने सब कुछ बताया इसके अंदर कैसे क्या कुछ रहेगा, सिनोनिम्स भी करवाए हैं, एस्से भी करवाया है, लेटर भी करवाया है। ठीक है। तो बस मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दो। देखिए, मेरे पास मोर देन 100 मैसेज आ चुके हैं अभी तक, मैं बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। कॉल्स तो अनलिमिटेड ही आ रहे हैं बार बार। ठीक है। तो प्लीज़ वही बच्चे कॉल या मैसेज करें जिनको नोट्स वगैरह परचेज करने हैं। प्लीज़ अनवांटेड मैसेज वगैरह मत करें आप। ठीक है। तो देखिए, जिन बच्चों को सीरियस जॉब की नीड है वही बच्चा पढ़ना चाहेगा नोट्स वगैरह में से। ठीक है। जिस बच्चों को टाइम पास ही करना है कि मैं यहाँ भी चला जाऊँ, यहाँ भी चला जाऊँ, सिर्फ टाइम पास कर लूँ, उसके लिए सब कुछ एक है। ठीक है। हर एक बच्चे में स्पेसिफिक टाइम देता हूँ। ठीक है। उसको गाइड करता हूँ एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, कैसे क्या कुछ कराया जाएगा। ठीक है। प्लीज़ मेरा भी टाइम मस्ट वेस्ट करना, अपना भी टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है। आज मैं आपके लिए पूरा फुल्ली सोल्ड एक्सपेक्टेड पेपर लेके आया हूँ, सभी बच्चे देखेंगे। वन मोर थिंग, मैंने इस चैनल पे ना बहुत सारे प्रीवियस पेपर करवा रखे हैं, करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, बरनाला कोर्ट। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ आपको हिसार का ही करना है, आप सभी पेपर लगा सकते हैं। आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी सभी वीडियोस। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी मैंने करवाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका टाइम 2 घंटे का रहेगा पेपर। आपके एग्जाम में भी देखिए ऐसे टाइप होके आएगा, मैक्सिमम मार्क्स 100। ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, ऐसे आपको एग्जाम में आएगा। सेक्शन ए आपका रहेगा जनरल नॉलेज का। देखिए, 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, इज इक्वल टू 50 मार्क्स। ठीक है। आपका जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं, आंसर भी करवाया है। हर एक क्वेश्चन को आपको मैं एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। ठीक है। जिससे आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। किसे हम बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, जिसने इकोनॉमिक रिफॉर्म बनाए थे 1991 में। ठीक है। दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। सेकंड, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सिंपल ये बताना है आपको, नेशनल इमरजेंसी हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत आती है। दैट इज आर्टिकल नंबर 352। थर्ड क्वेश्चन, देखिए, बिलीव करो, आप जैसे ही पेपर को फिनिश करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस फील होएगा, आपको मजा आएगा कि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस और देखूं। ठीक है। ऐसे ऐसे नोट्स से पढ़ूं, बिलीव करना, लेकिन पूरी वीडियो देख के जरूर जाना आप सब। थर्ड, इन विच केस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन। कौन से केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया डॉक्ट्राइन का। दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस में। फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दैट इज सी राजागोपालाचारी। फिफ्थ, विच रिवर इज नोन एज सोर ऑफ बिहार। दैट इज कॉल्ड कोसी रिवर। सोर ऑफ बिहार हम कौन सी रिवर को बोलते हैं, कोसी रिवर को बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। दैट इज वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। देखिए, यूएसए भी आ सकता है,
वाशिंगटन डीसी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 7th, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, किसने थ्योरी दी थी कंपैरेटिव एडवांटेजेस की, दैट इज डेविड रिकार्डो। 8th क्वेश्चन, द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, इसमें देखिए सिंपल ये पूछा गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 9th, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 10th क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लेसी फाउट, बैटल ऑफ प्लेसी युद्ध कब हुआ था। आपके एग्जाम में दो प्लेसी ही आएंगी, दो वॉर ही आएंगे, सॉरी, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, बस मोस्ट इंपोर्टेंट यही रहते हैं। बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में हुआ था, 1757 में। 11th, who was the first Indian woman to win a Nobel Prize, that's called Mother Teresa। 12th, which schedule of Indian constitutions deals with एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, कौन सा शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डील करता है जिसमें बताया गया है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ में, दैट इज 10th शेड्यूल। 13, हु इज एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, देखिए इस क्वेश्चन में ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में भी आता है, इंडिया में भी आता है, दोनों के नाम अलग हैं, मैंने यहाँ पर इंडिया का पूछा है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया से कौन एसोसिएट करता है, इंडिया से, दैट इज MS स्वामीनाथन, ठीक है, याद रखना, वर्ल्ड और इंडिया का दोनों का अलग अलग है। 14, विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कौन से आर्टिकल के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आते हैं, आर्टिकल नंबर 32। 15, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है, दैट इज HJ कानिया, हीरालाल कानिया। 16, व्हाट डज फिजिकल डिफिक्ट्स मीन, ये इकोनॉमिक की टर्म है, एसेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड बोरिंग्स, ठीक है। 17, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द WDR रिपोर्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दैट इज वर्ल्ड बैंक। 18, इन विच ईयर डिड द डांडी मार्च बिगिन, कौन सी ईयर में डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, आपको ईयर का नेम, ईयर बताना है, ठीक है, 1930। 19, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के फादर किससे कहा जाता है, दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर, यह आपके क्वेश्चन आएगा 100%, लिख लो। 20, थ्रू हाउ मेनी स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस इन इंडिया, दैट इज 8th स्टेट। 21, who introduced the Mansabdari system, that is Akbar। 22, where is the headquarter of Asian Development Bank located, कहाँ पर हेडक्वार्टर लोकेटेड है, कहाँ पर है इनका हेडक्वार्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, दैट इज मेलिना फिलीपींस में। कभी कभी देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं पूछता, ADB पूछ लेगा, तो ध्यान रखना इस चीज को। 23rd, विच अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, कौन से अमेंडमेंट के तहत हमारी वोटिंग एज 21 से 18 की गई थी, दैट इज 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में। 4th, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का बुक किसने लिखी थी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू ने। 25 क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिप्लेस की थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज नीति आयोग, ठीक है। होप सो देखिए आपको 25 क्वेश्चन करके बहुत मजा आया होगा, मोस्टली बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चन आते भी होंगे, ठीक है। देखिए अगर आप ऐसे नोट से पढ़ लोगे जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए गए हैं, साथ में एक्सपेक्टेड पेपर है, ठीक है, मैंने देखिए वहीं से पेपर डिज़ाइन किया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं और एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से ही आएंगे, ठीक है। अब हम सेक्शन B पे मूव करते हैं, जो भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश कंपोजिशन। सबसे पहले सिनोनिम्स रहेंगे, 10 सिनोनिम्स हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है, जैसे टोटल 20 मार्क्स आपके बन जाएंगे। आपको देखिए हर एक सिनोनिम एक्सप्लेन करता चलूँगा, मीनिंग हिंदी में बता चलूँगा, याद कर लेना, आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से आ सकते हैं।
तो काफ़ी बच्चों को पता होगा, एग्ज़ाम से पहले राहुल सर जो कंटेंट बनाते हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में वही छप जाता है। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा ही होने के चांस रहेंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे हम किस चीज़ को कह देते हैं, सपोज कीजिए आपके पास शुगर है या व्हीट है, आपकी जो क्वांटिटी है काफ़ी अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। ठीक है, स्कार्स का मतलब होता है काफ़ी कम, प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, रेयर मतलब बहुत कम, और लिमिटेड भी बहुत कम। सिनोनिम आपको बताना है अबंडेंट का क्या रहेगा, प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा। सेकंड, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब ध्यानपूर्वक। सपोज की जब मैं तो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो टीचर बोल रहे हैं, राहुल सर बोल रहे हैं कि ध्यान से पढ़ो। आप ऐसे कह सकते हो, आप वीडियो देख रहे हैं, राहुल सर आपको टीच कर रहे हैं, आप राहुल सर कह रहे हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन ध्यान से करना है, मेटिकुलस वे में करना है, ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो केयरलेस मतलब बिना कोई टेंशन के करना, प्रिसाइज आराम से करना, ध्यान से सोच समझ के करना, लेजी आपको पता ही है, रफ आपको पता ही है। थर्ड, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ट्रांसिएंट, मतलब टेम्परेरी वे में, कि कोई कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, परमानेंट काफ़ी परमानेंट होना, टेम्परेरी आपको पता ही है, स्टेबल होना, कोई भी चीज़ स्टेबल है, बिना हिल डुल नहीं सकती, ये तो मीनिंग ही नहीं है कुछ भी, लास्टिंग का भी मीनिंग ही नहीं है कुछ। फोर्थ, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ स्टब। ओबस्टिनेट, ओबस्टिनेट का मतलब क्या होना, हडीक, मतलब आपने जो बोल दिया बोल दिया। अभी देखिए, मैं आप सभी को ये बोल रहा हूँ ओबस्टिनेट हूँ मैं। ठीक है, मैंने आपको ये बोला कि मैं डीट हूँ, आप एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा मैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, सपोज कीजिए आपके पास, आप अपने छोटे ब्रदर के साथ गए हैं, तो वो बोल रहा है कि मुझे तो कोई नई ड्रेस लेनी ही लेनी है, मैं घर नहीं जाऊंगा, वो रोने लग गया बाजार में। ठीक है, वो ऑब्स्टिनेट हो गया, उसका डिसीजन काफ़ी अड़ गया उस चीज़ पे। ठीक है, वो हिलेगा भी नहीं जब तक उसको ड्रेस नहीं मिलेगी। फ्लेक्सिबल होना मतलब कम ज़्यादा होते रहना। स्टबोन आपको बता, स्टबोन का मतलब ही होता है ऑब्स्टिनेट। जेंटल मतलब काफ़ी आराम से मान जाना किसी की बात। ओबिडेंट मतलब कोई किसी की बात मान जाना। फिफ्थ, ल्यूसिड का वो सिनोनिम बताना। ल्यूसिड का मतलब क्लियर, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चन ल्यूसिड हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे मतलब। ठीक है, कंफ्यूजिंग समझ गए आप, क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्स काफ़ी हार्ड कुछ, वैग्यू फैशन में होना, ये भी ये अलग से कुछ बताया हुआ है। चूज द करेक्ट सिनोनिम प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब ध्यानपूर्वक करना। ठीक है, केयरलेस आप समझ गए, मतलब बिना कोई आपको केयरलेस है मतलब, ठीक है ना, काम सीरियस वे में नहीं कर रहे हैं। वाइस समझदार करना, ध्यानपूर्वक करना। रिकलेस फुलिश आपको पता ही है, ये अलग ही है इस कंटेंट से। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग। ठीक है, अगर आप सब अपने काम के प्रति डिलीजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। 5 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, ऐसे बच्चे भी हैं मेरे पास, 2 दिन पहले मेरे से जुड़े, पढ़े, वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया और अब आज वो सर्विसेज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिलीजेंट थे, अपने काम के प्रति सच्चे थे। ठीक है, लेजी आपको पता है कुछ काम नहीं करना सारा दिन, वैसे ही टाइम पास कर देना। हार्ड वर्किंग होना, ठीक है, इरिस्पॉन्सिबल स्लो, ये तो आपको पता ही है। एट्थ, बीनीवोलेंट। बीनीवोलेंट का मतलब दया भाव दिखाना। सपोज कीजिए आप मंदिर गए तो आपने वहाँ पर देखा कि जैसे कि वहाँ पर ना मंदिर में जो भगवान है उनके पोशाक अच्छे नहीं है, या कहीं से कुछ क्रैक वैक हो गया, फट गए हैं, तो आपने बोला कि ना मैं अभी पोशाक लेके आता हूँ और मैं अभी माता जी को पोशाक अर्पण करता हूँ। ठीक है, आप में दया भावना है। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है मंदिर से जैसे ही बाहर निकले तो या आप कोई आपके सामने गरीब आ गया कि आपसे वो कुछ डिमांड करने लगा कि मुझे खाना खिला दीजिए, तो आपने उनको खाना खिला दिया, तो आप में दया भावना है, बिनीवोलेंट है आपका नेचर। ठीक है, इनका मतलब होता है कि काइंड नेचर होना। नाइन्थ, होस्टाइल, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। देखो होस्टाइल में क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ बच्चों को होस्टाइल में। सपोज कीजिए आपके घर पे कोई फंक्शन वगैरह, इवेंट वगैरह, शादी वगैरह, जागरण वगैरह है, आपने कोई होस्ट बुलाया होस्ट करने के लिए पार्टी वगैरह, तो आपने देखा कि जो होस्ट का बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, वो सभी से रूडली बात कर रहे हैं, अग्रेसिव वे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंडली होना, अग्रेसिव आपको बता दिया, काम भी नहीं है, स्पोर्टिव भी नहीं है। एंड द लास्ट, विविड दैट इज ब्राइट, क्लियर होना। ठीक है, डल भी नहीं हो सकता, ब्राइट आ गया,
फेंट मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, और वीक आपको पता ही है। देखिए होप्स आपको 10 के 10 सिनोनिम्स याद हो गए होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर आपने रॉन्ग कर दिया आपके 2 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, काफ़ी यूनिक भी मेरा लगा हुआ आपको पढ़ाने का। 11th क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन एसे इन 300 वर्ड्स। आपका 20 मार्क्स का एसे रहेगा। आपको किसी भी एक टॉपिक पे एसे राइट करना है 300 वर्ड में, डिजिटल इंडिया या वुमेन एम्पावरमेंट पे। ठीक है, होप्स आप सब करेंगे और लिख के भी शेयर करेंगे। देखिए अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है आखिरी 4 दिन में, नोट से पढ़ लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी उससे पढ़ लो। अगर आपको नोट से नहीं पढ़ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, तो उसे तो आप कर सकते हो। एक बार लिख के देख लीजिए, क्या पता आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ यही आ जाए। ठीक है, आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। यकीन मानो बच्चों, अगर आप ऐसे लेटर अभी लिख के देख लेंगे, आपको हाफ एन आवर 1 आवर लग जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 20 मिनट्स बच्चे 10 मिनट्स में भी कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ एक बार लिख के देखिए, मेरी बात मानो, बड़े भाई की बात मानो। ठीक है, जब आप लिखेंगे ना आपको 10 गलतियाँ आपकी पता चलेंगी कि मैं कैसे क्या लिख रहा हूँ। एग्ज़ाम में आप वो गलती करने से बच जाओगे। ठीक है, वेल एक्सपीरियंस होने के नाते ही समझा रहा हूँ। देखिए इसके बाद आपका डिसीजन रहेगा आप क्या करेंगे। 12th, आपको लेटर बताना है। लेटर मैंने फुली सॉल्व कर दिया है, लिख दिया आंसर पूरा। ठीक है, आपको लेटर एडिटर को लिखना है ऑन इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसके प्रति ये लेटर पूछा गया है। आपका 5 मार्क्स का लेटर रहेगा। ठीक है, अभी देखिए फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर क्या होता है, जो आप वीआईपी पर्सन को किसी को लिखते हो, एडिटर को, कोई पुलिस स्टेशन में एसएचओ को, किसी को भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में हमेशा फॉर्मल ही लिखना है, इनफॉर्मल नहीं लिखना। द रीज़न बिहाइंड, हाई चांस रहते हैं फॉर्मल में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के। इनफॉर्मल में एग्जामिनर के पास ऑप्शन बन जाते हैं, आपके मार्क्स वो कट कर सकता है। लेकिन फॉर्मल में फॉर्मेट बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर्मेट के अलग से 2 या 3 नंबर होते हैं। अब इसमें देखिए 5 नंबर का ये है, आपके फॉर्मेट के 2 नंबर हैं। सिर्फ जो आपने कंटेंट लिखा उसका 3 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आपने फॉर्मेट ठीक लिख दिया और कंटेंट ठीक लिख दिया, 4.5 मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ एग्जैक्टली फॉर्मेट कैसे क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपको सेल्फ एड्रेस लिखना होता है, आप कहाँ पर रह रही हैं। जैसे हाउस नंबर 275T4E, 45 ग्रीन पार्क में रह रहा हूँ मैं, न्यू दिल्ली मेरा वो है रेजिडेंस। राइट, आपको फिर एक लाइन का गैप देना है। आपको कंप्लीट डेट लिखनी है 11 फरवरी 2026, जैसे मैंने लिखी है। आपको ऐसे नहीं लिखना 11-02-2026, ऐसे भी नहीं लिखना। फरवरी में FEB लिख देते हैं। आपको कंप्लीट लिखनी है, एक लाइन का फिर गैप, उसके बाद सेंटर एड्रेस। आपको ये एड्रेस कहाँ पर, जो ये लेटर है आपको कहाँ शेयर करना है, दैट इज टू एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। उसके बाद फिर एक लाइन गैप, सब्जेक्ट लिखना है, किस मैटर पे आप लिख रहे हैं, दैट इज राइजिंग केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट इन आवर सिटी। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन गैप, सर या मैडम, फिर आपको एक लाइन गैप देना है, फिर आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आपको इसी लाइन से स्टार्ट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और काफ़ी यूनिक लाइन भी है। आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में भी, काफ़ी बच्चों को दिक्कत भी आ रही होगी, तो आपको अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ। थ्रो द कॉलम ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रॉ द काइंड इंटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द। देखिए थ्रो से लेके टूवर्ड्स तक ये लाइन आप रट लीजिए। इसके बाद जो भी मैटर पूछे, ठीक है, आपको वो लिख देना। जैसे द अलार्मिंग राइज इन रोड एक्सीडेंट, ठीक है, अलार्मिंग राइज टूवर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, अलार्मिंग राइज पुअर कंडीशन ऑफ पार्क्स इन अवर लोकेलिटी। जो भी मैटर आ जाए आपको वो लिख देना है। ये फिक्स लाइन रहती है आपकी। ठीक है, कि थ्रो द कलम ऑफ स्ट्रीम न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपके अथॉरिटीज की अटेंशन ड्रॉ करवाना चाहता हूँ। अलार्मिंग राइज टूवर्ड्स द रोड एक्सीडेंट, जो हमारी सिटी के अंदर रोड एक्सीडेंट हो रही है। एवरी डे वी रीड अबाउट ट्रेजिक इंसिडेंट कोज्ड बाय ओवर स्पीडिंग, रेकलेस ड्राइविंग एंड वॉयलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। हर दिन हम पढ़ते हैं जैसे कि कहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे लोग ड्राइविंग करके, ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रैफिक रूल्स का नियम फॉलो नहीं कर रहे उस चीज़ को। द मेन रीजन द मेन रीजन्स बिहाइंड दिस प्रॉब्लम आर लैक ऑफ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, केयरलेस ड्राइविंग बाय यंगस्टर्स एंड पुअर रोड कंडीशन इन सर्टन एरियाज।
मेन रीज़न क्या है इस चीज़ का कि जो यंगस्टर्स हैं वो केयरलेस ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ठीक है? और कोई भी लॉ वगैरह नहीं फॉलो हो किए जा रहे। अलोंग विथ जो कंडीशन है रोड की वो भी ज़्यादा ख़राब है। मैनी ड्राइवर्स डू नॉट वियर हेलमेट और सीट बेल्ट, पुटिंग देयर लाइव्स एट ग्रेट रिस्क। पेडिस्ट्रियंस आर ऑल्सो फेस ग्रेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। देखिए जो पेडिस्ट्रियन है जो पैदल चलते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। द रीज़न बिहाइंड जेब्रा क्रॉसिंग प्रॉपर नहीं है, ना ही ट्रैफिक सिग्नल्स हैं प्रॉपर, ठीक है? और बहुत से ड्राइवर जो अपनी हेलमेट वगैरह यूज़ नहीं करते और सीट बेल्ट वगैरह यूज़ नहीं करते, जो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। I request the authorities to take strict action against traffic rules violators and increase awareness campaign regarding road safety. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अथॉरिटी का ध्यान आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, ठीक है? कि सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अलोंग विथ हमें अवेयरनेस कैंपेन भी रन करना होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये बात पता चल सके, ठीक है? कि उनको नियम फॉलो करने होते हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जो रोड्स को प्रॉपर मेंटेन किया जाए, साथ में सीसीटीवी कैमरा कर ली जाए, इंस्टॉल कर दी जाए, जिससे अगर कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता तो उसका चालान कट सके। आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक इमीडिएट स्टेप टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स। मैं आशा करता हूँ कंसर्न अथॉरिटीज बहुत जल्द से जल्द ये एक्शन लेगी इसके प्रति, ठीक है? लास्ट में आपको एक लाइन गैप करना है, थैंक यू योर सिंसियरली, आपको अपना नाम, ठीक है? होप्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। पूरा ये लेटर लिखना है आपको, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। लास्ट में आपकी ट्रांसलेशन भी आई है, वो भी आपकी 5 नंबर की रहेगी, ठीक है? अभी देखिए आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपके सिनोनिम्स आए हैं, वो 20 मार्क्स के आए थे, राइट? हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहा था। उसके बाद आपका एस्से रहा, वो भी आपका 20 मार्क्स का रहा। 40 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। 5 मार्क्स के आपके लेटर आए हैं, 45 मार्क्स। एंड द लास्ट 5 मार्क्स आपकी ट्रांसलेशन आई है। ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश टू हिंदी करनी है। ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ट्रांसलेशन किसके ऊपर आई है? ए फॉर सेशन के ऊपर आई हुई है। आपके एग्जाम में प्रेसी भी आ सकती है, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, आपको एक्सप्लेन अपने आप कर लेंगे आप। बहुत ईजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, चलो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ आपको। एफॉरेस्टेशन के ऊपर आइए ये, ठीक है? एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज इन बेरन एंड डिफॉरेस्ट एरियाज टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ऐसी जगह पर जहाँ पर पहले खराब ज़मीन है, या फिर सारे पौधे हटा दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, या बंजर ज़मीन है, ठीक है? जिससे हम इकोलॉजिकल को बैलेंस कर सके, हमारे इकोलॉजी को, ठीक है? इट्स हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड मेंटेन रेनफॉल पैटर्न। ये रिड्यूस करता है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन जहाँ पर भी जगह है, बेरिन जगह है, लैंड है, तो वहाँ पर हम पौधे लगाएंगे तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में करेगा। साथ में सॉइल इरोजन, जो सॉइल की क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है? उसको जकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा। साथ में जो रेनफॉल का इनरेगुलर पैटर्न अभी चल रहा है उसको मेंटेन करेगा। ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ट्रीज होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, वही ऑक्सीजन हम भी लेते हैं, ठीक है? दस फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, जिससे जो क्लाइमेट है उस साथ लड़ेगा, सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। एफॉरेस्टेशन ऑल्सो सपोर्ट वाइल्ड लाइफ एंड इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी। एफॉरेस्टेशन जिससे हम अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते हैं वो ओवरऑल मेंटेन करता है पूरी वाइल्ड लाइफ को, साथ में पूरी बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है? इकोसिस्टम एंड सिटीजन्स मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रमोट ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स। गवर्नमेंट और सिटीजन्स को दोनों को मिलकर काम करना होगा जिससे लोग प्रभावित हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इंश्योर्स ए हेल्थी एनवायरनमेंट एंड ए सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द अपकमिंग जनरेशंस। अगर हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तो आने वाले जो हमारा फ्यूचर होगा काफ़ी सस्टेनेबल, काफ़ी अच्छा रहेगा और हेल्थी इन्वायरमेंट बनेगा, ठीक है? ये सब रहेगा। मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, आपको यही हिंदी में आपको ये करना है, ठीक है? वन मोर थिंग, जिन बच्चों को अभी भी नोट्स वगैरह परचेज करने हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बेस्ट कंटेंट है। बल्लो भटको मत कि कहाँ पर पढ़ूँ कहाँ से ना पढ़ूँ, आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है? इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503551। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बार कुछ भी नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर सब कुछ करवाए हैं। इसमें देखिए कोई
40 घंटे का, 50 घंटे का, 100 घंटे कोर्स नहीं रहेगा, आपके नोट्स रहेंगे। इसमें आपकी 4 वीडियोस रहेंगी, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसी। देखिए अभी मैंने आपको डीप में नहीं पढ़ाया हर एक चीज़, एसे, लेटर, ठीक है, कि कैसे क्या गलतियाँ रहती कैसे, वहाँ पर मैंने डिटेल में हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। आप डेमो के रूप में देख सकते हैं मेरा टीचिंग स्टाइल, ठीक है। बहुत बढ़िया कंटेंट रहेगा, जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर रहेगा 9991503559। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी।